तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। कहानी शुरू करूं उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है ये जगह, यूपी में बागपत में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी वेस्टर्न यूपी में। इस वक्त इस जगह पर एसडीएम मौजूद है, यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, पुलिस की टीम है, साथ में गाँव वाले हैं। और ये एक ऐसी कब्र की खुदाई चल रही है जिस कब्र में ऑलरेडी 3 दिन पहले एक लाश को दफनाई जा चुकी थी। 72 घंटे बाद अब उसी कब्र को दोबारा खोदी जा रही है और उस कब्र में से उसी लाश को बाहर निकाली जा रही है। अब कब्रिस्तान के अंदर से कब्र के से एक लाश को 72 घंटे में क्यों निकालनी पड़ी, क्या वजह है इसकी, क्यों एसडीएम, पुलिस, गांव वालों की भीड़ है यहाँ पर। तो इस तस्वीर की पूरी कहानी आपको सुनाऊं उससे पहले बात करीब 18-20 साल होंगे पुरानी, 18 या 20 साल शायद। इसी वेस्टर्न यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, एक जगह जहाँ का नाम नहीं लूँगा, मेरा एक दोस्त जो वहीं से बिलोंग करता, वहीं का रहने वाला, दिल्ली आया। उसने जर्नलिज्म किया और वो एक जर्नलिस्ट, वो भी क्राइम जर्नलिस्ट। उसने बहुत सारे शूट पे हम साथ रहे। उसने मुझे एक दिन एक कहानी सुनाई। उसने कहा कि ये जो पूरा बेल्ट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इसमें एक चीज़ आज भी है कि अगर एक ही गोत्र के लड़का और लड़की में शादी हो जाए या फिर एक दूसरे धर्म में शादी हो जाए तो इस गांव में आज भी एक फरमान जारी होता है और फिर लड़का और लड़की को मार दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने गांव की परंपरा का उल्लंघन किया है। इस दौर में 15-20 साल पुराना भी कोई बाबा आदम का दौर नहीं था। सुनकर बड़ा अजीब लगता था कि आज भी ऐसा होता है, ऐसा इलाका है। तो पता चला हाँ, हरियाणा में भी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी, चूँकि वो उससे सटता हुआ इलाका है। फिर उसने एक कहानी सुनाई थी और ये रियल कहानी है। उसने बताया था कि उसके जो बड़े भाई हैं वो उस गांव के प्रधान बने और प्रधान बनने के बाद अब गांव में जब भी कुछ होता तो पंचायत बैठती, प्रधान का हुक्म सर्वोपरि, सभी को मानना होता है। गांव में रहना है तो प्रधान हुक्का पानी बंद कर दे तो गांव वाले कोई खाना पीना भी नहीं देंगे। तो वो शुरुआत में जब प्रधान नहीं बने थे, पढ़े लिखे, ग्रेजुएट, तो वो इस परंपरा के बड़े खिलाफ थे कि कैसे अगर एक गोत्र में लड़का लड़की, आज का दौर है, आज़ाद हैं, शादी कर सकते हैं अगर बालिग हैं तो ये क्या परंपरा है। लेकिन जैसे ही वो प्रधान बने उनकी सोच बदल गई। शायद दबाव है कि उन्हें उसी इलाके में रहना, उसी गाँव में रहना। तो एक केस आया, एक लड़का और लड़की का, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन दोनों एक ही गोत्र के थे और गोत्र के हिसाब से दोनों, फिर गांव वालों के मानना था कि भाई बहन है तो शादी नहीं हो सकती थी। अब दोनों भागकर दोनों ने शादी कर ली, शहर में रहे। अब लड़की तो लड़की, उसे अपने माँ बाप की याद आई। उसने चुपचाप एक दिन फ़ोन किया अपनी माँ को और कहा, माँ आप लोगों की बड़ी याद आती है, शादी तो कर ली लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद मिल जाता तो हमारी ज़िंदगी कामयाब हो जाती। माँ थी, उसने भी ये बात छुपाई, लेकिन पिता को शक हो गया कि बेटी माँ के संपर्क में है। उन्होंने माँ को झांसे में लिया और बोला कि ठीक है, अब बेटी ने जो कर लिया, उसको बुलाओ, अब हम लोग सार्वजनिक तौर पर दोनों की शादी करा देंगे। माँ खुश हो गई। माँ ने अपनी बेटी को कहा कि तुम्हारे पिताजी तक मान गए, वापस आ जाओ। बेटी माँ के इस भरोसे पर गांव वापस आ जाती है अपने उस पति को साथ लेकर, जो पड़ोस के गांव का था लेकिन गोत्र में उनके हिसाब से एक था। अब दोनों आते हैं। उसके बाद यहाँ आते ही पूरा मंजर बदल गया। दोनों की खूब पिटाई होती है, दोनों को एक अलग अलग कमरे में बंद कर दिया जाता है। अब लड़के के परिवार वालों को बुलाया जाता है, लड़की का परिवार तो था ही था। अब इसके बाद ये मामला पंचायत में पहुँचता है। अब पंचायत बैठी, अब बताया गया कि भाई ये दोनों एक गोत्र के हैं और परंपरा ये है कि शादी नहीं कर सकते, तो इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। जो मैं अपने जिस दोस्त की बात कर रहा हूँ, जो बड़े भाई उसके बाद में बने, पंचायत बैठी और उससे पहले भी ऐसे कई फैसले हो चुके थे जिस फैसले को वो प्रधान बनने से पहले गलत मानते थे। लेकिन उस दिन जब पंचायत बैठी तो सभी ने एक फ़ैसला लिया जिसमें उस प्रधान साहब की भी रजामंदी थी, और वो ये था कि इसमें कुछ नहीं कर सकते।
लड़की वाले तुम अपनी बेटी को अपने हाथों से मार दो और लड़के वाले तुम अपने हाथों से अपने बेटे को मार दो। यही पंचायत का फैसला था। अगले दिन लड़के और लड़की दोनों को मार दिया गया और इसके बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। पूरे गांव को पता था, लेकिन बदनसीबी ये कि जो पुलिस प्रशासन वो वहाँ पोस्टेड थे, इत्तेफाक से वो भी उन्हीं गांवों से आते थे जहाँ पे ये परंपरा थी और वो भी उन परंपराओं से बंधे हुए थे कि अगर ऐसा होगा, पंचायत का फैसला होगा तो कोई उंगली नहीं उठाएगा। इसलिए ये मामला पुलिस में भी दब गया, प्रशासन में भी दब गया, हर जगह दब गया और उन दोनों को मार दिया गया। जिस दोस्त ने बताया वो इस बात का गवाह था। वक्त बीता, उसके बाद मैंने अपनी क्राइम रिपोर्टिंग में से 2-4 इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तब इसे एक नाम दिया जाता था ऑनर किलिंग, इज्जत के लिए कत्ल। हालांकि ये नाम ही गलत है। फिर कुछ लोगों ने, मीडिया ने नाम दिया हॉरर किलिंग, शायद ये भी नाम गलत है। इसको कहीं से कोई नाम ही नहीं दिया जा सकता कि अगर एक लड़का लड़की बालिग हो और अपनी मर्जी से शादी कर रहा है तो उन दोनों को मार दिया जाए। कहाँ से इसको आप जस्टिफाई करेंगे, सही ठहराएंगे? लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज इस दौर में भी कुछ इलाके हैं जहाँ ये होता है और ऐसी खबरें सामने नहीं आती हैं। अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक कब्र दिखाई जिसमें 72 घंटे पहले एक लाश को दफनाई गई और 72 घंटे बाद एसडीएम और पुलिस की मौजूदगी में उस कब्र की खुदाई करने के बाद उस लाश को बाहर निकाली गई, ये उस फितूरी नाम ऑनर किलिंग कहें, इज्जत के लिए कत्ल कहें, ये सब हालांकि बकवास शब्द है। ये उसकी सबसे ताज़ा कहानी है। ये कहानी है 17 साल की एक लड़की सानिया की। ये कहानी है 18 साल के एक लड़के सागर की। कहानी बागपत की है। एक 23 और 24 जुलाई की रात को एक शख्स बागपत के पुलिस स्टेशन में फ़ोन करता है। उसका नाम था रामपाल। फ़ोन करके कहता है कि साहब, मेरे बेटे की जान खतरे में है, उसका नाम सागर है, उम्र 17 साल है और हम सब हैं तो बागपत के इसी गांव के, लेकिन रोज़ी रोटी की तलाश में हिमाचल प्रदेश पहुंच गए। वहीं हमारा पूरा परिवार काम करता है। होली पर यहाँ आए थे और अब मेरा बेटा गायब है। मेरे बेटे को ढूंढ दीजिए क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसको मार दिया जाए। और फिर वो शख्स पुलिस को बताता है कि उसके बेटे की जान इसलिए ख़तरे में है कि वो बागपत के एक लड़की है जिसका नाम है सानिया, उम्र 17 साल, मुस्लिम परिवार से है। सागर और सानिया प्यार करते हैं। घर वालों को पता चला और उन्होंने उसे उठाया, मारा पीटा और 23 तारीख को ही सानिया का कत्ल कर दिया, सानिया के अपने घर वालों ने। मुझे ये भी डर है कि कहीं उसके कत्ल का इल्ज़ाम पे हमारे ऊपर न धर दिया जाए और मेरा बेटा कहाँ है मुझे पता नहीं, फिक्र हो रही है, तो आप प्लीज़ बचा लीजिए। पुलिस को फ़ोन किया लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसे लगा ठीक है चलो। अब इधर बाप घबराया हुआ रामपाल, क्या करे। फिर उसने इंतज़ार किया, पुलिस ने कुछ नहीं किया। फिर उसने वीडियो बनाया। ये वीडियो 40-50 सेकंड का होगा। इस वीडियो में उसने पुलिस, यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी साहब, इन सब का जिक्र किया और कहा हमारी जान को बचा लीजिए। तो जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की उसके फ़ोन पर, तब उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया। ये है वो वीडियो जिसमें रामपाल जो कुछ कह रहा, आप भी सुनिए। मेरी एक रिक्वेस्ट है जी, डीएम साहब से भी और एसपी साहब से भी और मुख्यमंत्री से भी, हमें कोई नहीं पता जी हमारा लड़का कहाँ है ना जी। इन्होंने कोई हमारा हाथ दिया जी। पुलिस हमारे से पूछताछ करे साहब, हमें क्या पता जी। इन्होंने अपनी लड़की मायर का वहाँ दाब दी जी, बिना पोस्टमार्टम के दाब दी जी नहीं। और हमें डराए रखे जी, पूरे धमकी दे रखी जी हमें। मेरा लड़का लापता है जी, मेरा लड़का दिखा दे जी, किसी तरह गोली मारने की धमकी दे रखी साहब यहाँ पर सही इन्होंने। तो अब ये वीडियो सामने आया, उसने पुलिस वालों को भेजा। अब पुलिस वाले के हाथ पैर फूले कि भैया ये वीडियो में तो सारी बात कह रहा है, मामला संगीन है, सीएम तक का नाम ले रहा है कि भैया आप मदद कीजिए। अब अगर नहीं किया तो फिर पुलिस वालों पे गाज गिरेगी। अब पुलिस वाले हरकत में आए, रामपाल से पूछताछ की। उसके बाद रामपाल ने बताया, वीडियो में भी कह रहा कि उन्होंने अपनी लड़की को दाब दिया है। दाब दिया मतलब दफना दिया, लोकल भाषा में। अब रामपाल के इस बयान के बाद
पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो पता चला वाकई जिस लड़की का ये जिक्र कर रहे हैं उस लड़की की 3 दिन पहले मौत हो गई। अब पुलिस ने हर तरफ से पूछताछ करने के बाद जब घर पे गए तो घर वालों से पूछताछ की। उन्होंने कहा हाँ साहब, हमारी लड़की बीमार थी, उसे टीबी था और उसकी मौत हो गई, हमने उसे कब्रिस्तान में दफना दिया। तो पूछा कोई पोस्टमार्टम, या कुछ बताया गया नहीं। अब पुलिस को रामपाल की शिकायत थी। इसके बाद रामपाल ने जो कहानी सुनाई उसके बाद घर वालों को उठाया गया, सानिया के ताऊ और चाचा, उनके लड़कों। फिर पूछताछ हुई। जब पूछताछ हुई तब उन्होंने कबूल कर लिया कि हाँ, हमने अपनी बेटी को मारा है। माँ बाप ने नहीं, लड़की के ताऊ, चाचा और उनके बच्चों ने। अब जब ये हुआ तो फिर पुलिस ने मामला दर्ज किया। उसके बाद डीएम साहब के पास पहुंची। उसने कहा कि अब ये मर्डर का केस है या टीबी से हुई मौत, ये सच तभी पता चलेगा जब इस लाश को कब्र से बाहर निकालेंगे और उसके लिए इजाज़त दी जाए। डीएम साहब ने इजाज़त दी और इस इजाज़त के मिलने के बाद 26 जुलाई की सुबह 10 बजे पुलिस की टीम एसडीएम की अगुवाई में बागपत के इस कब्रिस्तान में पहुंचती है जहां की इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पहुंचने के बाद सभी को पता था कि किस कब्र में सानिया को दफनाया गया है। अब उस कब्र की खुदाई होती है, धीरे धीरे खुदाई होती है और आखिरकार लाश बाहर आती है। लाश बाहर निकाली जाती है। इसके बाद उसे एम्बुलेंस में डालकर सरकारी अस्पताल भेज दिया जाता है ताकि पोस्टमार्टम हो सके और मौत की वजह पता चल सके। तो इधर लाश तो भेज दी। अब पुलिस ने एक एक कर लोगों को उठाना शुरू किया। अब इसके बाद फिर एक कहानी सामने आई। कहानी ये कि सागर इसी गांव का रहने वाला लेकिन हिमाचल प्रदेश में काम करता था। जब बीच में छुट्टियां मिलती घर आता तो उसी गांव की रहने वाली सानिया का परिवार अच्छा खासा ताकतवर परिवार इस गांव का। उसके दादा एक पॉलिटिकल लीडर भी रहे, एक राजनीतिक पार्टी के साथ उनका रिश्ता था और इसकी वजह से गांव, आसपास के गांव में उनकी अच्छी जान पहचान और अच्छी मतलब दबंग किस्म के आदमी थे और ठीक ठाक पैसे से भी। सागर गरीब, सागर के घर वाले गरीब, लेकिन इश्क मोहब्बत, ये अमीरी गरीबी, ताकत कमज़ोरी कब कहाँ देख पाई है। तो इसी दौरान में जब भी गांव आता सानिया से उसकी मुलाकात हुई और फिर ये मुलाकात दोस्ती में बदली और फिर दोस्ती प्यार में। अब सागर और सानिया प्यार करने लगे, पर उन्हें भी पता था दोनों अलग धर्म के हैं, दोनों में अमीरी और गरीबी की बहुत बड़ी दीवार है, लेकिन दोनों एक दूसरे से छुप छुपा कर मिलते रहे। इसी दौरान में अभी लास्ट होली में सागर घर आया बागपत और यहाँ आने के बाद फिर दोनों में बात हुई। उसके बाद ये हुआ कि अब हमें एक साथ रहना चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए। 17 जुलाई को इसी महीने एक रोज़ दोनों ने पहले से प्लान किया और सागर और सानिया बागपत से भाग गए और ये दोनों पहुंचे हिमाचल प्रदेश जहां सागर काम करता था। अब ये दोनों भागे, शाम हो गई, शाम तक सानिया घर नहीं लौटी। घर वालों को फिक्र हुई, उन्होंने पता करना शुरू किया। इधर सानिया की अम्मी को ये बात पता थी कि सानिया और सागर एक दूसरे से प्यार करते हैं। उधर अब 17 जुलाई को सानिया की तलाश हो रही है, घर वाले इधर उधर पूछ रहे हैं। तब तक रामपाल ने सानिया की मम्मी को फ़ोन किया और कहा कि वो दोनों हिमाचल में हैं। सानिया की मम्मी ने कहा कि आप इनके फादर को मत बताना, पता नहीं क्या होगा। लेकिन खैर, लोगों को, इन दोनों के कुछ लोगों को रिश्ता पता था सागर और सानिया का, और ये भी पता था वो हिमाचल में रहता है। तो परिवार के लोग हिमाचल पहुंच गए। हिमाचल पहुंचे और सागर की मोटरसाइकिल के ज़रिए उस जगह तक भी पहुंचे और फिर हिमाचल के एक गांव से दोनों को बरामद कर लिया। अब दोनों को बरामद करने के बाद सानिया के घर वाले उसे लेकर गाज़ियाबाद पहुंचे। गाज़ियाबाद के पास ताऊ का एक ट्यूबवेल और इलाका था, जो जगह है अच्छी। वहाँ आने के बाद उन्होंने सागर की खूब पिटाई की। अच्छा, सागर के साथ साथ उसके घर वाले, उसके पिता, माँ बाप को भी उठा लिया, उन्हें बंधक बना कर रखा और खूब पीटा।
सागर के साथ साथ सानिया के ताऊ और चाचा सानिया को भी पीट रहे थे। दोनों को बराबर मारा जा रहा था। इसके बाद उन्हें बंधक बनाकर रखा गया। फिर 2 दिन तक रखा, समझाया, लेकिन सानिया जो है वो जिद पर अड़ी रही कि शादी करेगी तो सागर से करेगी। इधर 2 दिन बाद सागर और उसके घर वालों को इस धमकी के साथ छोड़ दिया गया कि अगर दोबारा सानिया के आसपास भी नजर आए तो मार डालेंगे, और वो दोनों उन सबको भेज दिया गया। इधर अब सानिया थी, सानिया लगातार अब जिद पे थी कि नहीं वो सागर के साथ जाएगी। माँ बाप सानिया के अपने ताऊ और चाचा के इस जुल्म के सपोर्ट में तब तक नहीं थे। फिर जब ताऊ और चाचा सबने कहा कि नहीं ये तो ख़ानदान का नाम ख़राब कर देगी और ये मान नहीं रही, इसलिए एक ही तरीका ऐसे मार डालो। माँ बाप के ना चाहते हुए भी ताऊ, जिनका सबसे ज़्यादा वहाँ पे वो दबंग किस्म के, उन्होंने 22 और 23 की रात को सानिया के मुंह पर तकिया रखकर गला घोंट कर उसे मार डाला। जब सानिया की मौत हो गई तो अब ये हुआ कि इसकी मौत को छुपाए कैसे। छुपाना मुश्किल था क्योंकि कोई ना कोई कहता सानिया कहाँ गई है। तो फिर ये प्लान हुआ कि ये बताया जाए। घर वालों को, अब सानिया के माँ बाप को भी डराया गया और फिर कहा गया कि सानिया की मौत टीबी से हुई है, ये पूरे गांव को बताना है। पूरे गांव में ये बात फैला दी गई। उसके बाद 23 तारीख को गांव के ही कब्रिस्तान में सानिया को दफना दिया गया। सानिया को दफना दिया गया। इधर जब सानिया के दफनाने की खबर रामपाल यानी सागर के पिता तक पहुंची, वो समझ गए कि ये मौत टीबी से नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने सानिया को अपनी आंखों से पीटते हुए देखा था उन्हीं के ताऊ और बाकी लोगों के हाथों। रामपाल घबरा गए कि अगर सानिया, अच्छा अब रामपाल और उनके बेटे के बीच में भी कम्युनिकेशन नहीं है, सागर कहाँ है उन्हें नहीं पता। अब उन्हें लगा जो शख्स अपनी बेटी को मार सकता है फिर उसके बेटे की क्या हैसियत, उसे भी मार डालेगा। वो घबरा गए। इधर सानिया को दफना दिया गया। पूरे गांव में कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं, किसी को शक नहीं, कोई पोस्टमार्टम नहीं। अचानक टीबी से मौत, घर वाले भी डर से खामोश, सानिया की माँ भी खामोश। और 2 दिन जब बीत गए तो फिर रात को रामपाल को लगा कि नहीं, अगर अपनी फैमिली की जान बचानी है, ख़ुद की बचानी है, और ये भी है कि कल को सानिया की मौत का इल्ज़ाम भी न डाल दे, तब उसने पुलिस को फ़ोन किया और बताया कि जो सानिया की मौत हुई, जो उसे दफनाया गया है, दाबा गया है, वो असल में मर्डर है और घर वालों ने किया। लेकिन पुलिस ने सीरियसली नहीं लिया। जब नहीं लिया तब रामपाल को सोशल मीडिया की अहमियत का भी एहसास था। उसे लगा इस वीडियो को बना कर अगर हम हर जगह बांट देंगे तो शायद सच्चाई सामने आए, और उसने ऐसे ही किया। और उसने एसपी और जो सीएम है सबके नाम लिए। और इसी वीडियो के बाद पाकपत पुलिस अब पहली बार ईमानदारी से काम करती है और फिर लाश सामने बाहर आती है और इस तरीके से सच्चाई सामने आती है। सागर फिलहाल ये पता चला है कि सुरक्षित है, हिमाचल में है, और बागपत पुलिस उसका स्टेटमेंट दर्ज कराने के लिए उसे हिमाचल से बागपत ला रही है। अभी तक इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 3 और लोग हैं जो फरार हैं। 9 लोग टोटल नामजद हैं, जिनमें ताऊ हैं, चाचा हैं, उसके कज़न हैं सानिया के। और पुलिस इस बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि सानिया के अपने माँ बाप का कितना बड़ा रोल है। क्या वो वाकई उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ताऊ और बाकी लोगों ने सानिया को मारा, या इनकी मर्ज़ी शामिल थी। तो एक बार इन्वेस्टिगेशन में सच्चाई सामने आएगी तो फिर इन लोगों के ख़िलाफ़ अगर एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ी तो लेंगे। लेकिन फ़िलहाल बागपत पुलिस का मानना है कि जो ताऊ और बाकी के लोग हैं, असली कल्प्रिट वो हैं। तो इस तरीके से मोहब्बत के नाम पर नफ़रत करने वालों ने एक और जान ले ली। आज की कहानी में इतनी ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।